बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और उनके बीच में अंतर बताइए। तो दोनों चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। व्यवहारवाद क्या होता है, उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है। दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी बार व्यवहारवाद से संबंधित प्रश्न आता है, काफी बार उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा और उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहां पर जाकर जो फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च करोगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस सर्च कर लेना। वहां पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के नाम से। उस पीडीएफ को जाकर पढ़ लेना। फ्री में डाल रखी है मैंने, कोई पैसे नहीं लगे, किसी से फ्री में जाकर पढ़ लेना। अन्य वीडियो देखना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। किसका प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं आपके सामने, वहां से जाकर सारा का सारा कंटेंट है वो फ्री में जाकर पढ़ सकते हो। साथ के साथ आपको क्या करना है, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट व मंत्रा से, तो यहाँ पर व्यू जो शॉप वाला ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपना जितना जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। तो चलो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं आपके सामने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। व्यवहारवाद। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान में विकसित हुआ एक बौद्धिक आंदोलन है। यह राजनीति का एक शुद्ध विज्ञान बनाने पर जोर देता है। मतलब व्यवहारवाद क्या है, नाम से समझो, कोई भी व्यक्ति उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करने के बारे में होता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, अमेरिका है वो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या लेता, भाग लेता है और उसके बाद में जो राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध जैसी चीजें अभी तक 100 साल होने की तरफ है। जो आपके सामने जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 100 साल हो चुके हैं, अभी विश्व युद्ध जैसी चीजें नहीं देखने को मिली है। और 60-70 साल आपके सामने द्वितीय विश्व युद्ध से भी हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद में आपके सामने जो राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उसी राजनीतिक के बदलाव को समझने के लिए जो राजनीतिकविद हैं, उन्होंने क्या कहा कि अब जो राजनीति विज्ञान है, इसको पूर्ण रूप से अपन क्या करना चाहिए, विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहिए आपके सामने, ताकि हम विस्तार से एक बौद्धिक लोगों के व्यवहार है उसको अच्छे से समझ सकें। आज जो आप एग्जिट पोल देखते हो, आप जनता का मूड देखते हो, आज आपके सामने जो डाटा देखते हो, वो इस व्यवहारवाद का ही देन है। समझ में आ गया। ये आपके सामने व्यवहारवाद है, वो लोगों को अध्ययन करने पर ज्यादा जोर देता था। इसने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में पढ़ने पर, अध्ययन करने पर ज्यादा जोर दिया है। ये एक प्रकार का कैसा है, बौद्धिक आंदोलन के रूप में इसको जाना जाता है। प्रमुख विशेषताएं क्या है आपके सामने इसकी। पहला पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धतियों पर जोर। इसका मुख्य लक्ष्य राजनीति के अध्ययन में सटीक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना व लागू करना है। व्यवहारवाद का आपके सामने क्या मुख्य लक्ष्य है, राजनीतिक पद्धतियों को लागू करना। मतलब इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जो राजनीति है उसके अध्ययन किया जाए, उसके सटीक जो आपके सामने वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसको सही से लागू किया जाए, यही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। समझ में आ गया आपके सामने। जैसे कि कौन सा वर्ग है, आप देखते हो ना कि ये जो सरकार है ये महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है, ये युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता रहता है, वो अपना सर्वे कराती है, हर जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपना सर्वे कराती है और उसे पता चलता है कि उसकी पॉपुलरिटी, उसको मतदान देने वाले व्यक्ति कौन से हैं, कौन से आयु वर्ग के हैं। क्या वो आपके सामने युवा है, क्या वो महिलाएं हैं, क्या वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो एक्स जाति के हैं, कोई वाई जाति का है, कोई ए जाति का है। जिस जाति के उसी पर वो ज्यादा जोर देते हैं, उसी पर ज्यादा क्या करते हैं, महत्व देते हैं। तो यही है, इसी चीज से क्या होता है, ये जो सब चीजें जो व्यवहारवाद, जो आज पूरी की पूरी चीजें जो डाटा चलता है ना राजनीति में, वो इस व्यवहारवाद का ही देन है। समझ में आ गया। ये राजनीति के संपूर्ण अध्ययन करने की बात करता है डाटा के माध्यम से। अगले वाला पॉइंट है व्यवहार का केंद्रण करना। यह संस्थाओं के बजाय व्यक्तियों के समूह के अवलोकन, उनके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की पर केंद्रित है। मतलब यह क्या करता है, पूरी की पूरी संस्थाओं के अध्ययन की बात नहीं करता है, बल्कि एक एक व्यक्ति व समूह की बात करता है। संस्था कैसे, कोई जाति हो गई, कोई महिला पुरुष
लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। ये क्या संस्था है, राजनीतिक विज्ञान की संस्था है। इनके अध्ययन की बात नहीं करता, ये कहता है कि एक एक व्यक्ति की बात करो और एक एक समूह की बात करो, छोटे छोटे वर्गों की बात करो आपके सामने। समझ में आ गया? तो इससे क्या आता है, एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर निकल के आता है। आयु वर्ग में भी आप देखते हो ना कि पुरुषों में भी खास करके आपके सामने इस जाति के या फिर इस आपके सामने जो इस धर्म के लोग आपके खास फैन फॉलोइंग है, इस आयु वर्ग की खास फैन फॉलोइंग। तो इतना डिटेल में आपके सामने व्यवहारवाद में अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अवलोकनीय राजनीतिक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। हर छोटी छोटी चीजों का समझ में आ गया आपके सामने। महिलाएं हैं, चलो महिलाएं तो ठीक है, महिलाओं में भी कौन सी जाति की महिलाएं आपको ज्यादा सपोर्ट करती हैं, कौन सी धर्म की ज्यादा करती हैं, कौन से आयु वर्ग की ज्यादा महिलाएं आपको सपोर्ट करती हैं, इतना डिटेल में जाकर अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, व्यवहार के केंद्रीकरण के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, मूल्य मुक्त अध्ययन करना। व्यवहारवादियों का मानना है कि अनुसंधान को नैतिक मूल्यों, आदर्शों व दर्शन से मुक्त होना चाहिए। एक अच्छा व्यवहारवादी, अच्छा वैज्ञानिक क्या कहेगा, एक अच्छे वैज्ञानिक की क्या सोच होती है कि हम जो रिसर्च करते हैं उसमें कोई नैतिकता नहीं होनी चाहिए। नैतिकता मतलब ये नहीं कि आपके सामने महिलाओं से प्रश्न नहीं पूछोगे, प्रश्न जो आपके सामने जातियों से नहीं पूछोगे, आधार पे प्रश्न नहीं पूछोगे, नहीं नहीं, हर चीज को लेकर चलना आपको। साथ के साथ आपके सामने आपकी जो विचारधाराएं हैं, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक, चाहे आदर्श के रूप में, चाहे दर्शन के रूप में, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें। एक वैज्ञानिक, एक व्यवहारवादी का यही होता है कि रिसर्च करते समय हर पैमाना जो उसको दिया गया है उस पर जाकर वो रिसर्च करे। सर्वे की जा रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि भैया आपको अगर कोई एक कम्युनिटी है वो आपको वोट नहीं देती है तो आप उनसे प्रश्न नहीं पूछोगे, नहीं, आपको उनके भी प्रश्न पूछने हैं। तो यही है, एक अच्छे अनुसंधान, एक रिसर्च करने वाले व्यक्तियों को मूल्य से मुक्त होना चाहिए, वैल्यू फ्री स्टडी करनी चाहिए, जिसमें कोई आदर्श नहीं होने चाहिए, कोई मूल्य नहीं होने चाहिए, कोई दर्शन है, सिद्धांत वो नहीं होने चाहिए, ताकि जो अध्ययन है वो वस्तुनिष्ठ बना रहे, अध्ययन का महत्व है वो बना रहे। मुझे उम्मीद आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वाला पॉइंट है सत्यापन और प्रमाणीकरण। यह उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करता है जिनका अनुभव जन्य रूप से सत्यापन और प्रमाणीकरण किया जा सकता है। मतलब ये किन सब तथ्यों को स्वीकार करने की बात करता है जिनको आपके सामने क्या अनुभवजन्य, मतलब रिसर्च के माध्यम से और सत्यापन के माध्यम से चीजों को क्या किया जा सकता है, प्रमाणीकरण किया जा सकता है, उनको सर्टिफाइड किया जा सकता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है तकनीक का महत्व। यह अध्ययन में सटीक तकनीक, मेथड व विषय वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं। मतलब एक वैज्ञानिक ढंग से चीजों को रिसर्च करने की बात करते हैं कि सही सही से तकनीक लगाई जाए। जैसे आज के समय हो सकता है कोई भी व्यक्ति है, वो आप उससे फेस टू फेस बातें करो, वो आपके सामने ऐसा नहीं पता चलेगा किसका, कौन सी पार्टी को वोट देगा, लेकिन 2 मिनट उसका यूट्यूब चैनल खोल लो, कौन सी पार्टी के ज्यादा वीडियो देख रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये इस पार्टी की विचारधारा से इन्फ्लुएंस है। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति की विचारधाराओं का भी पता लगाया जा सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, एकदम सटीक अध्ययन करना। हर विषय वस्तु को ध्यान में रखकर आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो। हर तकनीक का उपयोग लगाकर आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो। इसी को क्या कहा जाता है, तकनीक के महत्व के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है अनियमितताएं और सामान्यीकरण। ये राजनीतिक व्यवहार में पाई जाने वाली अनियमितताओं को खोजकर सिद्धांत निर्माण करने का प्रयास करती है। मतलब जो राजनीतिक विज्ञान होता है उसके व्यवहार में जो अलग अलग प्रकार की जो कमियां पाई जाती है, उन सभी कमियों को खोजकर उनके सिद्धांतों को निर्माण करने के बारे में बताया जाता है। समझ में आ गया कैसे राजनीतिक विज्ञान में कौन सी कमियां थी, कौन से आपके सामने सिद्धांत निर्माण में जो प्रयास किए गए थे, इन सभी चीजों को अच्छे से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद क्या है, एक वैज्ञानिक ढंग है राजनीतिक विज्ञान को समझने का। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्यवहारवाद। अब अपन आगे बढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है। 1960 के दशक में व्यवहारवाद की अपर्याप्तता और शीत युद्ध जैसे संकटों के कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। यह व्यवहारवाद के वैज्ञानिकता को स्वीकार करता है लेकिन संकीर्ण व मूल्य मुक्त दृष्टिकोण का विरोध करता है। मतलब जब व्यवहारवाद है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शुरू हुआ, पूरी तरीके से एकदम वैज्ञानिक ढंग से चीजों को समझने की बात करता था, लेकिन सिद्धांतों की बात नहीं करता था। ना कोई मूल्यों को मानता था, ना कोई सिद्धांतों को मानता था। तो तभी निकल कर आता उत्तर व्यवहारवाद, जो किसकी बात करता है, जो कमियां रह गई व्यवहारवाद के अंदर,
समझ में आ गया? उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है और इसका उदय है वो क्या होता है आपके सामने। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व युद्ध तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक शीत युद्ध देखने को मिला सोवियत संघ के बीच में और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। तो उस संयुक्त जो शीत युद्ध है उसके अंदर किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाएं काम कर रही थी उनको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से आप नहीं समझ सकते, कूटनीति के तहत भी चीजों को समझना पड़ रहा था। अमेरिका के कुछ जो जासूस है वो आपके सामने रशिया में जो सोवियत संघ है वहां पर जाकर चीजों को समझ रहे थे, सोवियत संघ वाले अमेरिका में जाकर चीजों को समझ रहे थे। तो वहां पर पूर्ण रूप से आप वैज्ञानिक ढंग को नहीं अपना सकते, तभी उत्तर व्यवहारवाद क्या हुआ आपके सामने शुरू हुआ। इसकी खासियत यही है कि यह वैज्ञानिक ढंग है जो व्यवहारवाद का उसको स्वीकार करता है, लेकिन उसके जो संकीर्ण छोटा और मूल्यों को जो सिद्धांतों को नहीं मानने की बात है उसको पूरी तरीके से दरकिनार करता है, पूर्ण रूप से उसका विरोध करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मतलब उत्तर व्यवहार मिला जुला रूप है जिसमें वैज्ञानिक ढंग भी आएगा, जिसमें आपके सामने जो मूल्य सिद्धांत भी आएंगे। प्रमुख विशेषताओं की बात करें, क्रेडो ऑफ रेवल्स की बात करें, प्रासंगिकता की बात करें आपके सामने, इसका जोर शोध की प्रासंगिकता होना है। शोध को समाज की ज्वलंत समस्याओं जैसे गरीबी, युद्ध, न्याय के समाधानों से जोड़ना है। अब देखो उसमें हर चीज क्या है, ज्यादातर वैज्ञानिक चीजों पर बात की जाती थी। यहां पर क्या है, शोध को प्रासंगिक मतलब जनता के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। जो राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन किया वो व्यवहारवाद किसकी बात करता था, जनता का मूड कैसा है, जनता क्या करना चाहती है उसकी बात करता था। ये किसकी बात करता है कि जनता के लिए जो अध्ययन कर रही है उनके लिए कितना उपयोगी है, उनके लिए भी उपयोगी होने चाहिए। सिर्फ सरकारों का थोड़ी कोई काम है, जनता का भी तो कुछ अधिकार है। तो जनता के जो अधिकारों का बताने का प्रयास किया गया, जिसमें जो रिसर्च है उसको प्रासंगिक रिलेवेंट बनाने का कार्य किया गया। जिसमें क्या हुआ, जैसे कि कितनी कोई राज्य है, कोई प्रशासन है, उसमें कितनी गरीबी है, युद्ध से लोग कितने पीड़ित हैं, लोगों के खिलाफ कितना अन्याय देखने को मिल रहा है, उस अन्याय को कैसे दूर किया जाए, इन सभी प्रकार की जो चीजें हैं उनको बताने का प्रयास किया गया, प्रासंगिक चीजों को बनाने का प्रयास किया गया। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट है क्रम और क्रियाओं पर जोर। यह निष्क्रिय ज्ञान देने के बजाय ज्ञान को क्रम में बदलने पर जोर देता था। समझना, आप अच्छे से समझना बहुत जरूरी है आपके सामने। यह किस चीज पर जोर देता था? निष्क्रिय ज्ञान पे बिल्कुल जोर नहीं देता था, बल्कि ज्ञान है उसको क्रम में बदलने पर जोर देता था। मतलब जो ज्ञान है कोई व्यक्ति के पास उसको क्रम में बदलो। समझ में आ गया? मतलब जैसे आप अध्ययन करके लाए कि कोई क्षेत्र है, कोई एक राज्य है, जैसे आपके सामने राजस्थान में कोई एक क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा गरीबी है, शिक्षा की कमी है, तो वो सरकार को बताओ वो डाटा कि आपको वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी को दूर करना है, आपको उस पर शिक्षा पर जोर देनी है। तो ये डाटा जो आपके सामने आया है, जो आपके सामने जो सर्वे हुआ है, उसका वैज्ञानिक ढंग से उसका जनता के उपभोग में भी काम में आ गई। समझ में आ गया ना? अच्छे से समझना। इसका प्रमुख उदाहरण क्या? जनगणना। जनगणना की जाती है भारत में, वैज्ञानिक ढंग से राजनीतिक चीजों को समझा जाता है और उसी से क्या नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? आपके सामने जो ज्ञान है उसको क्रम में बदलने के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है मूल्यों की पुनः वापसी। व्यवहारवाद ने मूल्यों की जो भूमिका को स्वीकार किया है। उत्तर व्यवहारवाद है वो मूल्यों सिद्धांतों को नहीं मानता था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने माना कि सिद्धांतों के तहत काम करना चाहिए, मूल्यों के तहत काम करना चाहिए। यह उनका तर्क था, मूल्यों के बिना वैज्ञानिकता दिशाहीन है। अगर आप कोई समाज है उसकी संस्कृति को नहीं समझोगे, कोई जाति है उसकी संस्कृति को नहीं समझोगे, आयु वर्ग है भाई, जो युवा वर्ग है उसके लिए बेरोजगारी की समस्या है, बूढ़ों के लिए बेरोजगारी की समस्या नहीं, उनके लिए पेंशन की समस्या। हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के आपके सामने मूल्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं। तो आप बिना मूल्यों के, बिना सिद्धांतों के अगर आप तर्कों को रखोगे तो वो दिशाहीन होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए उत्तर व्यवहार ने किस चीज पर जोर दिया? मूल्यों की भूमिकाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अगले वाला पॉइंट है बुद्धिजीवियों की भूमिका। यह राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करने व सामाजिक आलोचना करने की आह्वान करता है। क्या करता है? राजनीतिक वैज्ञानिक हैं
उनको समाज की जो नैतिकता होती है उसकी प्रहरी करना, मतलब उनको अच्छे से संजो के रखना, साथ के साथ उनकी आलोचना करना। मतलब जो राजनीतिक वैज्ञानिक है ना, उनका क्या काम है कि वो जनता की जो नैतिकता उनको भी समझे, और जो समाज में जो कमियां हैं, जैसे समाज में कोई रूढ़ियां हैं, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, आज भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं, आपके सामने जो जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, तो इस प्रकार की जो सामाजिक जो कमियां है उसकी आलोचना करने का भी कार्य है। और जनता की जो नैतिकता है, जनता की जो विचार है, जनता की जो आपके सामने जो समझ है, जनता के जो विकास के लिए चीज चाहिए, उनको सरकारों को, सत्ता को बताने का भी काम किसका है? राजनीतिक वैज्ञानिकों का कार्य है। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? प्रौद्योगिकी की बात करें आपके सामने, यह तकनीक की तुलना में शोध के अध्ययन और विषय वस्तुओं के पर अधिक महत्व देता है। किस चीज पर ज्यादा जोर देता है आपके सामने? यह आपके सामने ज्यादा महत्व देता है शोध का क्या उद्देश्य रहा और किस विषय पर आपके सामने शोध किया गया, इस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपके सामने व्यवहारवाद वैज्ञानिक ढंग है राजनीतिक विज्ञान को समझने का। उत्तर जो व्यवहारवाद है वो किसकी बात करता है आपके सामने? वो बात करता है वैज्ञानिक ढंग तो अध्ययन करो ही, प्लस आपके सामने वैज्ञानिक ढंग के साथ साथ नैतिकता को भी साथ लेकर चलो। अब इसमें अंतर की बात करें, थोड़ा सा आपके सामने टेबल है वो सही से नहीं बनी है, लेकिन फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आधार, कब से व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद है उसके कब, सबसे पहले समय, किस समय में आपके सामने उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत होती है, किस समय आपके सामने व्यवहारवाद की शुरुआत होती है? व्यवहारवाद की शुरुआत है वो 1940 से लेकर 1960 के दशक में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है व्यवहारवाद? 1940 से लेकर 1960 के दशक में व्यवहारवाद है उसका अध्ययन है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। इसकी उत्तर व्यवहारवाद कब देखने को मिला? 1960 के बाद में, शीतकालीन युद्ध के बाद में उत्तर व्यवहारवाद है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। व्यवहारवाद 1940 से 1960 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में देखने को मिला। किन किन चीजों पर फोकस करता है व्यवहारवाद? किस चीज पर फोकस करता है? वैज्ञानिक अध्ययन पर, वैज्ञानिक तकनीकी और पद्धति के आधार पर चीजों को समझने पर बात करता है आपके सामने कौन? व्यवहारवाद। समझ में आ गया? वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर चीजों को समझने की बात करता है। अगला है सामाजिक प्रासंगिक और कार्रवाई करने की बात करता है। किसकी बात करता है उत्तर व्यवहारवाद? सामाजिक चीजों को अच्छे से समझा जाए। समझ में आ गया आपके सामने? सामाजिक जो प्रासंगिकता है उसकी कार्रवाई की बात करने की बात करता है कौन आपके सामने? उत्तर व्यवहारवाद। मतलब समाज में लोगों को किन किन सब चीजों की जरूरत है, लोगों का कैसा मूड है, लोग क्या करना चाहते हैं, लोगों के कहाँ जो समाज में कमी है, इन सब चीजों की सामाजिक जो व्यवहार की व्यवस्थितता है उसकी बात करता है। मूल्यों की बात करें तो व्यवहारवाद तो आपको पता भाई मूल्यों की बात ही नहीं करता, वो कहता है सिद्धांतों, मूल्यों को, नैतिकता को क्या कर दो आपके सामने जो अध्ययन के जो मूल्यों मुक्त, मतलब उनको दरकिनार कर देता है, उनकी बात ही नहीं करता कि भाई उनका कोई महत्व नहीं है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद किसकी बात करता है? मूल्यों को जनता के बीच में रखना चाहिए, मूल्यों की स्वीकारता को स्वीकार करता है और उसकी आवश्यकताओं पर भी बल देने का कार्य करता है। उद्देश्यों की बात करें, राजनीतिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाना। मतलब व्यवहारवाद का क्या काम है कि राजनीतिक विज्ञान है उसको सिर्फ अपन किस चीज पर ज्यादा जोर दें? वैज्ञानिक ढंग से चीजों को बनाने पर ज्यादा जोर दें, वैज्ञानिक ढंग से ज्यादा अध्ययन करने पर जोर दें। तो व्यवहारवाद किसकी बात करता है? राजनीतिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने की बात करता है। किसको? राजनीतिक विज्ञान को। और उत्तर व्यवहारवाद किसकी बात करता है? सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की। गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को कैसे हटाया जा सकता है, सरकार जो जनता है वो सरकार को बदलना चाहती है, वो क्यों बदलना चाहती है, इन सब चीजों की जो सामाजिक समस्याओं को हटाने की बात कौन करता है? उत्तर व्यवहारवाद करता है। ऐसे याद कर लो, व्यवहारवाद है ना, लोगों के व्यवहार का उत्तर देने का काम करता है उत्तर व्यवहारवाद। नारा क्या रहता है? तकनीक का महत्व। मतलब जो व्यवहारवाद है उसमें तकनीक को ज्यादा महत्व किसमें दिया जाता है? व्यवहारवाद में तकनीक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। समझ में आ गया? और इसमें किस चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है? सार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रकृति में रूढ़िवादी व तथ्यात्मक है, पुरानी विचारधाराओं को लेकर चलता है व्यवहारवाद। क्यों? क्योंकि प्राचीन है, थोड़ा पुराना है, तो पुरानी व्यवस्थाओं को ज्यादा लेकर चलता है, तथ्यों को, वैज्ञानिक ढंगों को ज्यादा चीजों को लेकर चलता है। उत्तर व्यवहारवाद
प्रगतिशील है, वक्त के साथ बदलने वाली चीजों के साथ है और आलोचनात्मक चीजों को साथ लेकर चलता है। समझ में आ गया आपके सामने विस्तार से कि व्यवहारवाद में और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर, आपके सामने क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।